तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं और अयोध्या में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। ये कहा कि क्या कोई अब हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़वा सकता है? नहीं, अयोध्या की एक अलग पहचान बन रही है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर अटैक करते हुए कहा कि उन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाई थी। सीएम योगी ने अयोध्या के लोगों से पूछा कि क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जा सकता है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं और अयोध्या में अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री ने हमला बोला और पिछले इतिहास को याद दिलाते हुए ये बताया कि पहले हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अता करवाई गई थी। क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वा सकता है? गंदगी पहचान बन चुकी थी और तो और जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? तो जब से अखिलेश यादव अयोध्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे हैं, तभी से लगातार सीएम योगी भी अपने हर संबोधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर अटैक करते हैं और उनका इतिहास उन्हें याद दिलाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और आज वो समाजवादी पार्टी अब राम भक्ति की बात करती है, अयोध्या की बात करती है। मनसा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। आज वह अयोध्या में दिखाई देता है। प्रभु श्री राम की कृपा और पवन सुत हनुमान जी की भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो अयोध्या के सारे काम अपने आप ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे, इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, उस श्रृंगवेरपुर को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सुंदरीकरण की नई मुहिम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। अब यही अंतर है। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के मसले पर एग्रेसिव मोड में हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट अब राम भक्तों का विश्वास बहाल करने में जुट गया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने सिंधी समाज को उनकी दान की गई 200 किलो चांदी के सबूत भेज दिए हैं।
सिंधी समाज को फोटो समेत पूरी जानकारी भेजी गई है। साथ ही रसीद भेजने के लिए डोनेशन देने वालों की लिस्ट भी मांगी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सिंधी समाज के सदस्यों को आश्वस्त किया है कि उनकी ओर से दी गई चांदी की ईंटें सुरक्षित हैं और इन्हें लॉकर में रखा गया है। तो सिंधी समाज की चांदी की इन ईंटों को लेकर विपक्ष ने भी काफी हंगामा किया था और अब एक एक करके उन तमाम चीजों का सबूत ट्रस्ट की तरफ से दिया जा रहा है जिन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। बाकायदा सिंधी समाज को पूरे सबूत दे दिए गए हैं। बता दिया गया है कि उनकी दान की गई चांदी की ईंटें कहां पर हैं। 200 किलो चांदी जो है वो भेंट की गई थी सिंधी समाज की तरफ से। और जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था तो सिंधी समाज ने भी मीडिया के सामने आकर ये सवाल पूछे थे कि उनकी 200 किलो दान की गई चांदी आखिरकार कहां है। और अब वो आपके सामने है। सिंधी समाज को ट्रस्ट ने बाकायदा फोटो भेजकर ये जानकारी दी है कि उनकी दान की गई 200 किलो चांदी पूरी तरीके से सुरक्षित है। और ये करना इसीलिए भी जरूरी है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट पर एक भरोसा टूटा था वो भरोसा फिर से कायम करने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है बल्कि राम भक्तों के अंदर अपने चंदे को लेकर जितनी भी शंकाएं हैं उनको दूर करने का काम भी अब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कर रहा है। और इसी सिलसिले में सबसे पहले सिंधी समाज के जो सवाल थे उनके जवाब दिए गए हैं। बाकायदा फोटो भेजकर जवाब दिया गया है, पूरी डिटेल दी गई है। इसके साथ ही साथ डोनेशन देने वालों की भी पूरी लिस्ट मांगी गई है ताकि उन तक रसीद पहुंचाई जा सके। दरअसल चंदा देने वालों की भी शिकायत ये थी कि उन्होंने चंदा तो दिया, चढ़ावा तो दिया, लेकिन उन्हें रसीद नहीं दी गई। और अब रसीद देने का काम भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से किया जाएगा। आप ये देख लीजिए, सिंधी समाज द्वारा भेंट की गई चांदी की ईंटें हैं। 200 किलो चांदी है जिसको लेकर काफी हंगामा मचा था। विपक्ष ने भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। लगातार अखिलेश यादव सिंधी समाज को आधार बनाकर योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछते थे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट से सवाल पूछते थे। अब वो चांदी की ईंटें कहां पर हैं ये तस्वीरों के साथ आपके सामने आ चुका है। बाकायदा तस्वीर भेजकर सिंधी समाज के सवाल का जवाब दिया गया है। बताया गया है कि उनकी भेंट की गई चांदी कहां पर है। मेरे दो सहयोगी अभय पाराशर और विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, अब ये जो कोशिश की जा रही है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से, ये कोशिश कितनी कारगर साबित होगी? सिंधी समाज जो बार बार ये पूछ रहा था कि उनकी दान की गई 200 किलो चांदी कहां है, वो फोटो समेत अब सामने रख दी गई है कि सुरक्षित है और सही जगह पर है। देखिए, बिल्कुल प्राची, सिंधी समाज या फिर जिन भी लोगों ने आभूषण दिए थे, चांदी की ईंटें दी थी, धातुएं दी थी, वो सवाल करने लग गए थे क्योंकि एक विश्वास डगमगा गया था जब इस तरीके से चंदा चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, कैश रिकवर हुआ। तो एक भरोसा जीतने के लिए वापस की अब सब सुचारू रूप से किया जा रहा है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से बाकायदा एक लेटर लिखा गया है, साथ में तस्वीरें लगाई गई हैं। 200 किलो चांदी का ये पूरा का पूरा जिक्र था। 26 जनवरी 2021 को सिंधी समाज ने 200 किलो ईंटें जो हैं वो दान में दी थी और इसका सवाल पूछा था। 26 जून 2026 को एक पत्र लिखा था ट्रस्ट को कि हमें जवाब दिया जाए, हमें रसीद नहीं मिली है। इसके बाद ये पूरा मामला सबके सामने आया, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सिंधी समाज को एक लेटर लिखा गया जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि 200 किलो चांदी जो इस मंदिर के निर्माण के लिए दी गई थी, वो जो धातु रजिस्टर है उसमें प्रश्न संख्या 7 के क्रमांक नंबर 96 पर दर्ज है, यानी कि वो रिकॉर्ड में है। और इसके साथ ही यह भी बताया गया कि इसको गलाया गया ट्रस्ट के निर्णय के अनुसार सभी चांदी जैसी दान की जो वस्तुएं थी, जिसमें ये 200 किलो चांदी जो सिंधी समाज की तरफ से दी गई थी वो भी शामिल है। इनको सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद ब्रांच में भेजकर इन्हें गलाकर 20-20 किलोग्राम की 99.99% शुद्ध चांदी की ईंटों में ढालकर इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो SBI बैंक है अयोध्या ब्रांच, वहां पर लॉकर में सुरक्षित रखा गया है। बाकायदा यह भी बताया गया कि कहां पर इनकी एंट्री थी रजिस्टर में, और साथ ही यह भी बोला गया कि जिन जिन लोगों ने, सिंधी समाज ने ये दान की थी, उनकी पूरी क्रम अनुसार एक लिस्ट जो है वो ट्रस्ट को उपलब्ध कराई जाए ताकि सभी को उनकी रसीद दी जाए। और यह भी कहा है कि सिंधी समाज ने जो एक समर्पण का भाव दिखाया था, जो भी उन्हें समस्या हुई, ट्रस्ट ना टूटे, राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसीलिए एक एक करके जितने भी सवाल थे उनका जवाब बाकायदा लेटर के जरिए और सबूतों के जरिए ट्रस्ट की तरफ से दिया जा रहा है। आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के
आरोपियों को लेकर भी एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि चढ़ावा चोरी के आरोपी शेयर बाजार में भी पैसा लगाते थे। इन पैसों को पहले जानकार रिश्तेदारों के अकाउंट में जमा कराते थे, फिर ये उसी पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे ताकि पैसों का सोर्स छुपे और नंबर 1 की रकम दिखाई जा सके। इसी को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के रिश्तेदार और दोस्तों के करीब 2 दर्जन अकाउंट को फ्रीज करवा दिया है। तीनों आरोपी पूछताछ के बाद जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस को शक है कि कुछ लोकल सराफा चोरी वाला सोना गलाते थे। इस लिहाज से पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच अयोध्या पुलिस ने तेज कर दी है। अब अयोध्या पुलिस की रडार पर एसबीआई बैंक के कर्मचारी हैं। पुलिस ने बैंक के कुछ कर्मचारियों को नोटिस दिया है। पुलिस इनसे जल्द पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा से भी इसी हफ्ते पूछताछ हो सकती है। वहीं चढ़ावा चोरी के 3 आरोपी अनुकल्प, लवकुश और करुणेश की रिमांड खत्म हो गई है। रिमांड खत्म होने के बाद तीनों आरोपियों को फिर से अयोध्या जेल भेज दिया गया है। 40 घंटे की रिमांड के दौरान आरोपियों के ठिकानों से पुलिस ने भारी मात्रा में कैश, सोने के जेवर, एक कार और कुछ अहम पेपर बरामद किए हैं। इसके साथ ही आरोपियों ने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया कि आखिर ये लोग कैसे चढ़ावे की चोरी करते थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि ये लोग नोटों की गिनती से पहले ही नोटों की चोरी करते थे। आरोपियों ने बताया है कि वो नोटों की गिनती से पहले ही नोट चोरी कर लिया करते थे। सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए चोरी की गई रकम को जुराब, जूतों और जेब में छिपाते थे। एसआईटी ने 70 बार सीसीटीवी में कर्मचारियों को नोटों के बंडल अपने कपड़ों और जूतों में छिपाते हुए पकड़ा है और इसी आधार पर अब आगे की पूछताछ जो है वो करी जा रही है। राम मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। वीआईपी पास जारी करने की पावर अब महंत दिनेंद्र दास को दे दी गई है। दिनेंद्र दास की आईडी सिस्टम में एक्टिवेट की गई है। इनके रिकमेंडेशन पर वीआईपी दर्शन पास जारी हो सकेंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की आईडी डीएक्टिवेट कर दी गई है। राम मंदिर में वीआईपी दर्शन के लिए ट्रस्ट की सिफारिश जरूरी है। ऐसे में अब यह जिम्मेदारी महंत दिनेंद्र दास को दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। महंत दिनेंद्र दास को अब वीआईपी पास जारी करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। विशाल, एक तरफ अयोध्या पुलिस है जो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी किस तरीके से की गई, उन चोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रस्ट में जो सिस्टम है उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है और एक एक करके जिम्मेदारियों को बदला जा रहा है। इसी कड़ी में महंत दिनेंद्र दास को यह जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल प्राची, महंत दिनेंद्र दास को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है और गोपाल राव का जिस तरीके का कामकाज था उसको लेकर के जबरदस्त नाराजगी उस बैठक में भी सामने आई थी, जिसके बाद से इन तीनों ही लोगों की जो आईडी थी जिससे राम मंदिर का जो वीआईपी पास होता था, सुगम पास होता था, अति विशिष्ट वीआईपी पास होता था, इन सारे वीआईपी पास को इनकी आईडी से डीएक्टिवेट कर दिया है। यानी कि गोपाल राव और अनिल मिश्रा के साथ साथ चंपत राय जो भूमिका निभाते थे उनकी आईडी को डीएक्टिवेट करने के बाद ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि महंत दिनेंद्र दास की तरफ से ही जो आईडी के जरिए पासेस की रिक्वेस्ट आएगी उसी के जरिए उस आईडी से जनरेट करके लोगों को वीआईपी पास और जो अति विशिष्ट पास आते हैं जिसमें कई बार देखा जाता है कि बुजुर्ग लोग भी जाते हैं, दूर दराज से लोग आने वाले भी जाते हैं, उनको ये सिर्फ हक दिया गया है कि वो इस तरीके से अपनी आईडी के जरिए पास को जनरेट कर सकेंगे और बाकी तीनों लोगों की जो आईडीज थी उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय है कि जो ट्रस्ट के फिलहाल लोग हैं जिनके ऊपर किसी तरीके के आक्षेप नहीं लगे हैं, जिनकी कार्यशैली अच्छी रही है, उनको न सिर्फ बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है बल्कि उनको अवलोकन की भी जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं से न सिर्फ बचा जा सके बल्कि जो बड़ा ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगा उस आरोप को भी दिखाया जा सके कि हमने जो कार्रवाई की है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, कोई भी इसको बाहर से देख सकता है, चीजों को समझ सकता है। और ये बिल्कुल इंश्योर करने वाली बात कही जा रही है कि जिस तरीके से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वहां से हटाया गया, जिस तरीके से नियमित कर्मचारियों को वहां पे जिम्मेदारी दी जा रही है, अब उनके ऊपर जो लेयर लगाई गई है निगरानी की उसमें भी न सिर्फ बढ़ोतरी की गई है बल्कि रोटेशन पॉलिसी को भी लागू किया गया है। निगरानी भी दुरुस्त कर दी गई है, जिम्मेदारियां भी बदल दी गई हैं ताकि राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो और ट्रस्ट पर जो एक ट्रस्ट का संकट घेरा गया था कहीं ना कहीं उसको भी दुरुस्त किया जाए। शुक्रिया आप दोनों का। अब राम मंदिर को लेकर आरएसएस भी एक्शन मोड में आ गया है। आज से कर्नाटक की बेलगावी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक शुरू हो गई है। 3 दिनों की इस बैठक में राम मंदिर
मंदिर को लेकर चर्चा होगी। सुबह ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। सरसंघ चालक मोहन भागवत मीटिंग में शामिल हैं। इसके अलावा 3 दिवसीय बैठक में सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले, सभी 6 सह कार्यवाहक, सभी 46 प्रांतों के प्रांत प्रचारक एवं सह प्रांत प्रचारक भाग ले रहे हैं। राम मंदिर के चंदे में हेराफेरी के आरोपों ने संघ की नैतिक छवि को भी नुकसान पहुंचाया। करोड़ों हिंदू दान दाताओं और राम भक्तों के भीतर भी भ्रम पैदा हुआ। असमंजस और गुस्से को दूर करना अब संघ चाहता है। उनका भरोसा वापस जीतना संघ के लिए कठिन परीक्षा बना हुआ है। इसी को लेकर बैठक में मंथन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक बेलगावी में शुरू हो चुकी है। मैं फिलहाल संत मीरा प्राइमरी स्कूल के बाहर हूं, जहां पर इस बैठक का आयोजन किया गया है। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और तमाम पदाधिकारियों की अगुवाई में इस बैठक को यहां पर बुलाया गया है। हालांकि जो प्रांत प्रचारकों की बैठक होती है, जिसमें 136 से ज्यादा प्रांत प्रचारक जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही संघ से प्रेरित जो 32 संगठन है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, उनके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री इस बैठक का हिस्सा होते हैं। यहां पर बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। ये एक अर्धवार्षिक बैठक होती है अगर संगठन के प्रारूप को समझें तो, जिसमें साल के शुरुआत में जो अखिल भारतीय जनप्रतिनिधि सभा की बैठक होती है, उसमें जो गोल सेट किए जाते हैं, उस जो लक्ष्य को किस तरह से हासिल करना है, उस पर एक फीडबैक सेशन इस प्रांत प्रचारक जो है बैठक को समझा जा सकता है। यहाँ पर वो फीडबैक लिया जाता है कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो कहाँ तक, अर्धवार्षिक जब आधे साल पे पहुंचे तो कहाँ तक पहुंचे हैं। साथ ही क्योंकि अब संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, खासतौर पर संघ के विस्तार को लेकर, तो उस पर किस तरह से कौन कौन से राज्य से क्या फीडबैक मिल रहा है, कौन सा राज्य जो है वहां पर पिछड़ा है और कौन से राज्य ने उन्नति की है, उसके बारे में मुक्त चर्चा यहाँ पर होती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब गुरुग्राम की, जहां पौष इलाके में दीपक नांदल गैंग के 4 अपराधियों के एनकाउंटर का लाइव वीडियो सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस और क्राइम ब्रांच ने विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल के 4 जो गुर्गे हैं उनको ढेर कर दिया है, जबकि 1 अपराधी घायल है। इस एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। ये एनकाउंटर आपको बता दें देर रात हुआ। गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 में हुआ। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 5 बदमाश एसजीटी यूनिवर्सिटी के फाउंडर के बेटे विशाल बैरी के घर फायरिंग करने पहुंचे थे। विदेश में बैठा नांदल विशाल बैरी से 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा था। जब विशाल बैरी ने फिरौती देने से इनकार कर दिया तो उन्हें सुशांत लोक वाले घर पर बंधक बना लिया था और फायरिंग के लिए अपने शूटर भेज दिए। ये शूटर काले रंग की एक स्कॉर्पियो में सवार होकर पहुंचे और विशाल बैरी के घर पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन गुरुग्राम पुलिस को समय रहते इसकी भनक मिल गई। गुरुग्राम पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और अपराधियों को चैलेंज किया। नांदल गैंग के बदमाशों ने भागने या सरेंडर करने की जगह पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से करीब 60 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 5 शूटर्स को गोली लगी, जिसमें से 4 ढेर हो गए और 1 अस्पताल में भर्ती है। कुमार सोनू मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, कोई और अपडेट मिल पाया है आपको? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए 1 बजे जो है इस पूरे मामले पर गुरुग्राम पुलिस जो है आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम डिटेल जो है वो साझा करेगी, जिसमें ये साफ हो पाएगा कि ये 5 शूटर कौन थे, इनकी पहचान क्या है, क्या इनके पीछे इनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज थे, क्या क्रिमिनल इनका बैकग्राउंड है, रिकवरी के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ कितना पैसा जो है इनको दिया गया था व्यापारी के घर पर, बिजनेसमैन के घर पर गोली चलाने के लिए, क्या कितने समय से जो है ये दीपक नांदल गैंग से जुड़े हुए थे और क्या ये उसके मुख्य शूटर हैं, शार्प शूटर हैं, या फिर सिर्फ पैसा देकर जो है वारदात को अंजाम दिलवाना चाहता था गैंगस्टर दीपक नांदल। ये तमाम ऐसी बारीकी डिटेल है जो अब से महज तकरीबन आधे घंटे या पौने घंटे बाद जो है वो हरियाणा पुलिस जो है वो शेयर करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि लाइव वीडियो जो है कुछ सामने आए हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जो गुरुग्राम पुलिस है, क्राइम ब्रांच की टीम है गुरुग्राम की, वो जो है उसके पुलिसकर्मी, हथियारबंद पुलिसकर्मी जो हैं वो जो एनकाउंटर स्पॉट है वहां पर देखे जा रहे हैं। दरअसल जब ये पूरा एनकाउंटर हो रहा था तो इलाके में इतनी दहशत हो गई थी, तमाम लोगों ने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन कुछ एक लोगों ने जो है ऊपर से वीडियो बनाए जिसमें ये साफ देखा जा सकता है एनकाउंटर किस तरीके से किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो 4 शूटर मारे हैं, ये
पूरे एनकाउंटर के बाद गुरुग्राम पुलिस की वाहवाही जरूर हो रही है कि आखिर किस तरीके से आमतौर पर हम देखते थे कि कहीं पिक्चर हो, कहीं नाटक हो, टीवी में, टेलीविजन में, कि पुलिस हमेशा देरी से आती है, लेकिन इस बार जो है पुलिस जो आरोपी थे उनसे पहले जो है पुलिस के पास उनकी जानकारी थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे और सिर्फ व्यापारी के घर पर, बिजनेसमैन के घर पर गोली चला ही पाए थे, तो इतनी देर में 3 जगह से जो है पूरा ट्रैप लगाया, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, जो स्टेट में सामने गली है, तीनों तरफ से ट्रैप लगा के, गाड़ी लगा के पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया और उसके बाद जो है तीनों जगह से जो है उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया। लेकिन जब आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया, पुलिस के ऊपर फायरिंग की, तो उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। आरोपियों की तरफ से, बदमाशों की तरफ से तकरीबन 35 से 40 राउंड बताया जा रहा है चलाए गए, जिसमें 20 के करीब जो है राउंड पुलिस की तरफ से चलाए गए और स्पॉट पर ही जो है 4 आरोपियों की मौत हुई है। इसके अलावा एक का जो है इलाज चल रहा है, जो कि गंभीर रूप से घायल है। इस पूरे एनकाउंटर में 3 आरोपी जो 3 पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हुए हैं, उनका इलाज भी जो है चल रहा है। लेकिन इस पूरे एनकाउंटर के बाद गुरुग्राम के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो लोग सवाल उठाते थे, शायद अब उनके मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस ने जो काम किया है उसको लेकर जो है पूरे सोशल मीडिया से लेकर पूरे आसपास में पुलिस की जरूर तारीफ हो रही है और वाकई में काबिले तारीफ काम भी किया है कि स्पॉट पर ही जो है तमाम शूटर्स को ढेर करना और उसके बाद जो है वहां से तमाम एग्जिबिट्स उठाना, तमाम जो रिकवरी है, चाहे वो वेपन की हो, चाहे शूटर्स की गाड़ी की हो, उसको रिकवर करना। जी बिल्कुल, ये सफल ऑपरेशन रहा है गुरुग्राम पुलिस का और इस सफल ऑपरेशन में जो आरोपी हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, उनको ढेर भी किया गया है। ये कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस की तरफ से की गई। शुक्रिया आपका कुमार सोनू तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की सबसे बड़ी डील करके न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। मोदी के दौरे में डील, दोस्ती, डिप्लोमेसी, क्रिकेट सब कुछ देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया में मोदी का ब्लॉकबस्टर शो हुआ। मोदी ने इतने धमाके किए जिनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी। ऑस्ट्रेलिया के अखबारों ने, ऑस्ट्रेलिया के टीवी चैनल्स ने कहा, नरेंद्र मोदी को मेलबर्न में रॉकस्टार वेलकम मिला। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेलबर्न में जैसा क्रेज नरेंद्र मोदी को लेकर दिखा, वैसे उन्होंने आज तक दुनिया में किसी दूसरे वर्ल्ड लीडर के लिए नहीं देखा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर जितना शोर क्रिकेट मैच के लिए नहीं होता, उससे डबल शोर मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में सुनाई दे रहा था। मोदी मोदी के नारे ऑस्ट्रेलिया में लग रहे थे, लेकिन उन नारों की गूंज भारत में मोदी विरोधी इकोसिस्टम के कैंप तक पहुंच रही थी। Please join with me in welcoming my friend, Prime Minister Narendra Modi. ये शो हाउसफुल है। चाय वाला, grow more, achieve more, grow more, grow more, grow more। मैं अकेला ही चला था, जानिब ए मंजिल लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। एक रॉक स्टार वाला वेलकम, मोदी इज द बॉस का स्लोगन दुनिया ने एक बार फिर से देखा। नरेंद्र मोदी का दमखम ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर से लहराया हिंदुस्तान का परचम। 55,000 की कैपेसिटी वाले मेलबर्न के मार्बल स्टेडियम में 30,000 से ज्यादा लोग। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे बड़े कम्युनिटी इवेंट में से एक इवेंट। ये कोई दूसरा वर्ल्ड लीडर कर ही नहीं सकता। ऐसा पावर शो सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। विदेश में जाकर इतनी भीड़ मोदी ही इकट्ठा कर सकते हैं। उस देश के लोगों को भी सरप्राइज दे सकते हैं। कैसे हैं आप? केम छो? ये शो हाउसफुल है, ब्लॉकबस्टर है। मेलबर्न वालों से मिलने का मुझे भी इंतजार था, इसलिए सोचा इस बार मेलबर्न वालों के साथ फ्लैट व्हाइट कॉफी पीता हूं। मेलबर्न ने एक तरह से
मैदान मार लिया है। दुनिया में अकेले मोदी ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिन्हें देखने के लिए, जिन्हें सुनने के लिए लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। मोदी अकेले ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जिनके साथ एक फ्रेम में आने के लिए, मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष ललचाते हैं। और जब मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो इसके बाद दुनिया में यह हेडलाइन बनती है। 2026 में भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की जब बात होती है तो वो मोदी एरा से शुरू होती है और मोदी एरा पर ही खत्म होती है। तभी तो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 2023 में सिडनी में कहा, मोदी इज द बॉस। और अब का किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए ऑस्ट्रेलिया के हिस्टोरिक मार्बल स्टेडियम में ऐसा क्रेज पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा क्रेज उनके पब्लिक कनेक्ट से आता है, उनकी बोलने की शैली से आता है। मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खड़े होकर सिर्फ स्पीच नहीं दी, मोदी ने वहां 30,000 से ज्यादा लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन किया। ऑस्ट्रेलिया की 2 करोड़ 8 लाख की आबादी को सीधे संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मेलबर्न की 54 लाख से ज्यादा आबादी को हिंदुस्तान से जोड़ा। और मोदी ने यह कैसे किया, पहले आप ये देखिए। मुझे आप सब पर गर्व है। हम भारतीय ऐसे ही हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उसे और मीठा कर देती है। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। अरे चाय वाला दाल सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन उनमें तड़का देसी मसालों का ही लगता है। ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी का जिस तरह से वेलकम हुआ, ऑस्ट्रेलिया में मोदी के साथ मिलकर काम करने को लेकर जिस तरह का एम्बिशन दिखा, उसके पीछे की 2 बहुत बड़ी वजहें हैं। पहली वजह खुद नरेंद्र मोदी है, दूसरी वजह ग्लोबल ऑर्डर में हिंदुस्तान का बढ़ता दबदबा है। इसे आज आपको अलग अलग सर्वे से समझाते हैं। 24 ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी इस वक्त भी 70% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लीडर बने हुए हैं। रैंकिंग में नंबर 1 पर बने हुए हैं, जबकि इसी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज मोदी से पूरे 30% कम 40% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 11वें नंबर पर मौजूद है, यानी वो टॉप 10 में भी नहीं है। अब आप सोचेंगे कि वर्ल्ड के बाकी लीडर्स की तुलना में नरेंद्र मोदी की इस लोकप्रियता का अप्रूवल रेटिंग में मोदी के बढ़ते ग्राफ की वजह क्या है? इसकी वजह मोदी एरा का नया हिंदुस्तान है, एक ऐसा हिंदुस्तान जिसके साथ पूरी दुनिया आगे बढ़ना चाहती है, पार्टनर बनना चाहती है। और ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए आज आपको ऑस्ट्रेलिया के ही लोवी इंस्टीट्यूट के 2026 का सर्वे दिखाते हैं। इस सर्वे में सुपर पावर वाली कैटेगरी में अमेरिका और चीन है, तो मेजर पावर की कैटेगरी में हिंदुस्तान है, जबकि जापान, रूस और खुद ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अब मिडिल पावर की श्रेणी में आ गए हैं, यानी ये तीनों देश भारत से नीचे हैं। लॉवी इंस्टीट्यूट के 2026 के सर्वे में जब ऑस्ट्रेलिया के लोगों से पूछा गया कि दुनिया के मामलों में आपको किन देशों पर भरोसा है कि वो जिम्मेदारी से काम करेंगे, इसके जवाब में 50% ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने कहा कि वो भारत पर ट्रस्ट करेंगे। सिर्फ 31% ने अमेरिका, 28% ने चीन, जबकि सिर्फ 11% लोगों ने रूस पर भरोसा जताया। इसी सर्वे में जब ऑस्ट्रेलिया के लोगों से पूछा गया कि दुनिया के किस वर्ल्ड लीडर पर आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है जो ग्लोबल
अफेयर्स में सही फैसले ले सकता है। तो यहां भी 32% ऑस्ट्रेलिया ने मोदी का नाम लिया, 29% ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम लिया, 21% ने ट्रंप, 20% ने जिनपिंग और 8% ने पुतिन पर कॉन्फिडेंस जताया। इसके अलावा लोवी इंस्टीट्यूट के सर्वे के मुताबिक भारत अब एशिया में मेजर पावर माना जा रहा है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग नंबर 3 हो गई है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में 145 देशों में से भारत की मिलिट्री पावर दुनिया की चौथी सबसे मजबूत पावर है। और हिंदुस्तान की इस बढ़ती ताकत की वजह नरेंद्र मोदी है। और मोदी इस ताकत का जिक्र दुनिया के सामने कैसे करते हैं, अब ये भी देख लीजिए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, भारत इतने भर से संतुष्ट नहीं रहा, क्योंकि भारत कहता है ग्रो मोर, ग्रो मोर। दुनिया में भारत का ये बढ़ता कद सिर्फ 1 या 2 सर्वे में नहीं दिख रहा, हर सर्वे में भारत का ही जिक्र हो रहा है। हिंदुस्तान कैसे युद्ध काल में भी अमेरिका, ईरान के बीच फिर से शुरू हुए वॉर के बीच भी सबसे ज्यादा स्टेबल और ऑप्टिमिस्टिक है। एक नए सर्वे से यह भी पता चला है। इप्सॉस नाम की एजेंसी की व्हाट वरीज द वर्ल्ड सर्वे के जून 2026 का डेटा क्या बता रहा है, ये देखिए। दुनिया के 30 देशों में हुए इस सर्वे के मुताबिक सिंगापुर के 79%, हंगरी के 72% और भारत के 69% लोगों का मानना है कि उनका देश बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जबकि इसी सर्वे में ऑस्ट्रेलिया के 59%, अमेरिका के 72%, फ्रांस के 90%, जर्मनी के 87%, ब्रिटेन के 78% लोगों को लगता है कि उनका देश गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी इन तमाम सर्वेस के आंकड़े एक बात साफ कर देते हैं, और वो ये कि दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत उन देशों में शामिल है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि मोदी की लीडरशिप, मोदी की नीतियां राइट हैं। और अब मोदी ने एक नया स्लोगन दे दिया है, ग्रो मोर अचीव मोर के स्लोगन के साथ अपना नया टारगेट सेट कर लिया है। भारत क्या कर रहा है, भारत की प्रगति, भारत की गति, इसकी खोज खबर आप लेते रहते हैं। साथियों, 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। एक सपना पूरा होता है तो नया सपना जन्म ले लेता है। पहले कहते थे एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप हजार। आज मैं कहता हूं, एक सपने से जन्मे दूसरा सपना, सपने जन्मे हजार।
एक लक्ष्य पूरा होता है तो उससे भी बड़ा संकल्प सामने आता है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर, अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी प्रेरणा है ग्रो मोर, अचीव मोर। ग्रो मोर, ग्रो मोर, ग्रो मोर। साफ साफ दिख रहा है कि दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही है और ये बात गैलप इंटरनेशनल 2026 के ग्लोबल फेवरेबिलिटी सर्वे से भी क्लियर है। इस सर्वे में भी ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग के बाद सबसे ज्यादा ग्लोबल फेवरेबिलिटी नरेंद्र मोदी की ही है, जैसा कि आप इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं। इसके अलावा एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां की सरकार पर लोगों का ट्रस्ट इंडेक्स 74% है। चीन और यूएई के बाद भारत इस ट्रस्ट इंडेक्स में तीसरे नंबर पर है। ORF फॉरेन पॉलिसी सर्वे की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 86% युवा नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को पॉजिटिव मानते हैं। इसी सर्वे में भारत के 93% युवा मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद का प्रभावी जवाब था। प्यू रिसर्च के एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में भारत की छवि मुख्य रूप से सकारात्मक है। 68% भारतीय मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी आवाज अधिक मजबूती से सुनी जा रही है। इसकी वजह नरेंद्र मोदी है। और ऐसा क्यों है, आज मोदी ने यह भी बताया है। अक्सर एक बात कहता हूं, भारत का सामर्थ्य जितना बढ़ता है उसका फायदा पूरी मानवता को होता है। हमारे संस्कार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी रहे। यही शाश्वत संस्कार आज भी भारत की पॉलिसीज और एक्शंस को प्रेरित करते हैं। साथियों, अभी पिछले महीने ही वेनेजुएला में भूकंप की इतनी बड़ी त्रासदी आई, कितना बड़ा विनाश हुआ, सैकड़ों लोगों की जान गई। हमने दूरी कितनी है देखा नहीं, हमने वेनेजुएला की उस पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा। भारत ने रिलीफ और रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया। हमने जितनी तेजी से संभव हो सकता था मदद भेजी। युद्ध क्षेत्रों में भी भारत ने संकट में फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए भरसक प्रयास किया। साथियों, भारत जब मदद करता है तो पासपोर्ट नहीं देखता। भारत जब मदद भेजता है तो पासपोर्ट का रंग नहीं देखता। इसलिए दुनिया भी भारत पर इतना विश्वास करती है। भारत में मोदी के विरोधी दिन रात सुबह शाम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा का मजाक उड़ाते रहते हैं। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर आपत्तिजनक पोस्ट घुमाकर अपनी ट्रोल आर्मी की मदद से नेगेटिव एजेंडा चलाते रहते हैं।
लेकिन वो देश को ये नहीं बताते कि मोदी जब भी विदेश की यात्रा पर जाते हैं तो भारत के लिए कोई ना कोई बड़ी डील करके ही आते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील पर मुहर लग गई है। ऑस्ट्रेलिया अब भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा। भारत अभी 4 देशों से यूरेनियम खरीदता है। ऑस्ट्रेलिया 5वां देश है। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा और बम दोनों के लिए जरूरी है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच बहुत जल्द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी हो जाएगा। मैं अकेला ही चला था, जानिब ए मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवां दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। नरेंद्र मोदी के इस धमाकेदार शो से, मोदी के इस ब्लॉकबस्टर शो से दुश्मन खेमे में सन्नाटा पसर गया है। मोदी की स्पीच मेलबर्न में हुई, लेकिन उसकी गूंज भारत में मोदी के सियासी दुश्मनों के कैंप में सुनाई दे रही है। मोदी की बढ़ती लोकप्रियता, मोदी को लेकर बढ़ता क्रेज देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी है। पीएम मोदी के मेलबर्न दौरे के बाद अब आइए बात कर लेते हैं बाढ़ बारिश की। बड़ी खबर गुजरात की सूरत से आ रही है, जहां बाढ़ बारिश से भयंकर तबाही मची है। सूरत में एक कार नदी के तेज बहाव में बह गई। क्रेन की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन कार सवार युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि कार रिपेयर कराकर दोनों भाई लौट रहे थे, तभी नदी के पास पानी के तेज बहाव में कार बहने लगी। एक युवक जैसे तैसे निकल आया, लेकिन दूसरा युवक निकल नहीं पाया। एनडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। सूरत में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे पूरा शहर पानी पानी हो गया है। निचले इलाके पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। पिछले 24 घंटों में जिले में 7 इंच बारिश दर्ज की गई है। गुजरात के बाद बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पहाड़ तोड़ बारिश हो रही है। शिमला में हालात बेहद खराब हैं। विकासनगर में लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिसमें सड़क के किनारे खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं ऑकलैंड टनल के पास गाड़ियों पर डंगा गिर गया, जिसकी वजह से कई गाड़ियां दब गई। 2 दिनों से जारी बारिश के चलते शिमला में कहीं लैंडस्लाइड हुआ है तो कहीं डंगा गिर गया है। ऑकलैंड टनल के पास अग्रवाल धर्मशाला के पास एक डंगा अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में वहां खड़े 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। राहत की बात यह रही कि घटना के समय मौके पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पहाड़ों पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 30 सेंटीमीटर बढ़ गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में हाई इंटेंसिटी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें नदी तटों पर लगातार गश्ती कर रही हैं। तो वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं से घाटों पर न जाने की अपील की है। बड़ी खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से भी आ रही है। गंगोत्री हाईवे पर भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर सड़क पर आ गया, जिसके चलते सड़क पूरी तरीके से ठप हो गई। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ दरक रहे हैं, तो वहीं नदियां नाले उफान पर हैं। निचले इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। यमुनोत्री मार्ग बंद होने से करीब 1000 यात्री फंसे हैं। 10 जिलों में बारिश के कारण आज स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश मार्ग चट्टाने गिरने से बंद है। हरिद्वार में सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया है। उत्तराखंड के रुड़की में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर में जो सड़कें हैं वो पानी से लबालब हो गई हैं। सबसे बदतर हालात रामपुर चुंगी के हैं, जहां सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। दुकानों में पानी घुस गया है। देहरादून मार्ग ठप हो गया है। पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि आसपास के सभी बाजार और दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।